हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज अगेन फिर से एक और बेहतरीन प्रॉब्लम सेट का लेक्चर वीडियो में लेकर आ गया हूं। जैसे कि आप जानते होंगे कि हमने प्रॉब्लम सेट सीरीज की शुरुआत की है स्पेशली फॉर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। अब बाकी जो स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है वो ये सोचते होंगे कि सर हमारे लिए कुछ कंटेंट नहीं आ रहा है फ्रेश वाले। तो यार आप लोगों के लिए तो पूरा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीटेड है। 10th के लिए भी वैसे हमने दो बार पढ़ा के कंप्लीट किया हुआ है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन जो प्रॉब्लम सेट था वो बच गया था, तो यार बच्चों का डिमांड था तो हमने बनाना शुरू कर दिया। और उसी प्रकार 8th और 7th स्टैंडर्ड के अगर कोई बच्चा होगा तो देखो 8th और 7th में कोई प्रॉब्लम सेट होता नहीं है मैथ्स में। तो मैथ्स का ऑलरेडी पूरा सिलेबस हर एक प्रैक्टिस सेट को हमने करा रखा है, तो आप लोग वो लेक्चर वीडियोस देख सकते हो। साथ ही में कोई 9th का बच्चा है तो उनमें प्रॉब्लम सेट होता है, तो उसके प्रॉब्लम सेट मैंने ऑलरेडी पिछले साल मतलब यही साल 2023 की शुरुआत में ही मैंने वो वीडियोस बना के अपलोड करके रख दिए थे। बाकी के लिए साइंस के एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन भी हमने डाल दिए थे, तो वो भी आप देख लो। और रही बात 10th की, तो 10th के भी बहुत सारे साइंस के ऊपर कुछ एक्सरसाइज वाले वीडियो हम डालने की कोशिश करेंगे आने वाले समय में। लेकिन अभी फिलहाल में प्रॉब्लम सेट सीरीज हमारा चल रहा है तो उसको कंटिन्यू करेंगे। तो ऑलरेडी मैं बता दूं मैथ्स पार्ट 1 यानी अलजेब्रा का 3 चैप्टर का प्रॉब्लम सेट करा दिया हमने, और ज्योमेट्री का भी 2 चैप्टर हो गया था। तो ज्योमेट्री का 3rd चैप्टर जिसका नाम क्या है दोस्तों, सर्कल, इसका प्रॉब्लम सेट नंबर 3 में स्टार्ट करने जा रहा हूं आज। तो आज पहला लेक्चर है और जैसे कि आप जानते हैं बिल्कुल आराम आराम से जा रहे हैं, एक दिन में 2 3 4 क्वेश्चन ही करा रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं करा रहे। तो आज के इस वीडियो में हम कराएंगे क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ एग्जांपल, 6 एग्जांपल्स आज मैं कराऊंगा, फटाफट से देखना। और ये एग्जांपल्स आप जानते हो कैसे होते हैं, एमसीक्यूज टाइप के होते हैं। लेकिन ये एमसीक्यूज सिर्फ दिखने में एमसीक्यूज है, इसको पूरा सॉल्व करके वैल्यू निकाल के तब जाके ऑप्शन में से आंसर को, करेक्ट आंसर को चूज करना होता है। साथ ही में अगर आप इंस्टाग्राम चलाते होंगे, यूज करते होंगे, जरूर से यहां पे मुझे फॉलो कर सकते हो, वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये हमारा एप्लीकेशन के अंदर एक विश्वास बैच है, जहां पे 10th स्टैंडर्ड के लिए हम एक प्रीमियम बैच चला रहे हैं, एक पेड कोर्स है जिसमें आपको एक मिनिमम कॉस्टिंग पे करनी पड़ेगी अगर आपको उस बैच से पढ़ना है। लेकिन उस बैच में बहुत ही जबरदस्त तरीके से साइंस, मैथ्स एंड एसएसटी के लेक्चर वीडियोस नए तरीके से फ्रेश वीडियोस आ रहे हैं, तो एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। कुछ फ्री वीडियोस भी अवेलेबल है वहां पे डेमो वाले, तो वो देख के चेकआउट कर लेना। अगर आपको अच्छा लगे जरूर से एनरोलमेंट ले लेना, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। चलिए बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस, देयर आर 2 सर्कल व्हिच इज गिवन हियर, 5.5 एंड 3.3 रेडियस दिया हुआ है। एक सर्कल का 5.5 होगा, दूसरे सर्कल का 3.3 सेंटीमीटर रेडियस है रिस्पेक्टिवली। हमको क्या बोल रहा है, टच ईच अदर, मतलब ये दोनों जो सर्कल है वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने इस चैप्टर का लेक्चर वीडियोस देखा है, और अगेन मैं बार बार बोलता हूं 10वीं वाले बच्चे, अगर आप ये प्रॉब्लम सेट के लेक्चर वीडियोस देख रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन इसके पहले अगर आपने उस चैप्टर का जो हमने लेक्चर वीडियोस प्रोवाइड किया, जो कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया, जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाया है, अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है ना, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम सेट आपको दिक्कत पैदा कर सकता है। तो डायरेक्टली प्रॉब्लम सेट के वीडियोस देख रहे हो, इसके पहले आपने नहीं देखा है, तो थोड़ा सा यार एक बार जरूर से हमारे लेक्चर वीडियो जो हमने पढ़ा के रखा हुआ है पूरे चैप्टर का, वो एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। तो अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आपको एक चीज और पता होगा कि अगर कोई भी 2 सर्कल टच होते हैं, या तो वो एक्सटर्नली टच होते हैं या तो वो इंटरनली टच होते हैं, ये आपको पता होगा सर्कल चैप्टर के अंदर, ठीक है। यहां पे कहीं पे कोई जिक्र नहीं किया है कि एक्सटर्नली टच हो रहा है या फिर इंटरनली, तो हम लोग दोनों ही मान के चल सकते हैं कि वो एक्सटर्नल भी हो रहा होगा, इंटरनल भी हो रहा होगा। तो हमें पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। तो चलो इमेजिनेशन पावर हमारा, तो सबसे पहला कंडीशन मान लो कि ये 2 सर्कल है हमारे, और 2 सर्कल क्या हो रहे हैं, एक्सटर्नली टच हो रहे हैं, ठीक है। ये उसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया। तो इसका सेंटर कितना है, एक सर्कल का सेंटर जो रेडियस है वो कितना है 5.5, तो ये कितना होगा 5.5 होगा, और एक सर्कल रेडियस है 3.3, यानी कि अगर यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस अगर मैं मेजर करूं तो कितना हो जाएगा 5.5 प्लस 3.3, जो कि हो जाएगा 8.8 सेंटीमीटर। मतलब अगर वो सर्कल एक्सटर्नली टच हो रहे होते, अगर वो सर्कल एक्सटर्नली टच हो रहे होते तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि उनका जो डिस्टेंस होगा सेंटर टू सेंटर का वो 8.8 होगा। लेकिन यहां पे तो बोला ही नहीं है कि एक्सटर्नली हो रहे हैं इंटरनली हो रहे हैं, तो हम लोग दूसरा कंडीशन में ले लेंगे। मान लो एक मेरा सर्कल है, ठीक है, ये उसका सेंटर पॉइंट होगा, और एक और मेरा सर्कल है जो इंटरनली टच हो रहा होगा। तो ये पहले वाला जो बड़ा वाला सर्कल था उसका रेडियस कितना था, दैट इज 5.5 था, ठीक है, और ये छोटे वाले रेडियस का कितना था 3.3, बराबर। तो अगर मुझे इसके और इसके बीच का सेंटर का डिस्टेंस निकालना है, मतलब मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो 5.5 माइनस 3.3 मतलब कितना आ जाएगा 2.2 आ जाएगा। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पहला कंडीशन में 8.8 सेंटीमीटर आ सकता है सेंटर सेंटर डिस्टेंस का, और दूसरे कंडीशन में जो इंटरनली टच हो रहा है उसमें वो 2.2 भी आ सकता है। तो हमारे पास 2 आंसर आ रहे हैं। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें 2 आंसर दिए हुए, चलो चेक करो। तो 8.8 है, 4.4 है, 2.2 है, लास्ट में ऑप्शन नंबर डी अगर आप देखोगे तो 8.8 भी दिया हुआ है और 2.2 दिया है, मतलब यही हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें हमने एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों ही कंडीशन के हिसाब से हमारे आंसर्स को निकालने की कोशिश की है, ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर सच दैट ईच सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अदर। मतलब 2 सर्कल आपस में इस प्रकार टच हो रहे हैं कि वो दोनों सर्कल सेंटर से पास हो रहे हैं, और इफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 12 सेंटीमीटर। तो मान लो कि ये मेरा सर्कल है,
मान लो ये मेरा डिस्टेंस है, एक ये सेंटर पॉइंट है, एक ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है कि एक सर्कल से, एक सेंटर से एक सर्कल पास हो रहा है, ठीक है, समझ लो, एक सर्कल से एक सेंटर पास हो रहा है, ज्यादा बड़ा बना दिया मैंने, ठीक है, इस प्रकार से, और एक इस प्रकार से, समझ लो, देखो ज्यादा बड़ा बन गया। हम लोग क्या करते हैं ना, इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा बड़ा बन रहा है, मान लो, मतलब कहने का मतलब क्या है कि दोनों जो सर्कल है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक ये सर्कल हो गया और एक ये सर्कल हो गया, ठीक है ना, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, ठीक है ना। इस प्रकार से देखो, मैं वो कैसा इनबिल्ट सर्कल है वो बन नहीं पा रहा है बराबर, लेकिन इसके लिए मैंने हाथ से बना दिया। तो यहां पे एक सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है उससे दूसरा सर्कल पास हो रहा है, और पहले वाले सर्कल का सेकंड वाले सर्कल का सेंटर पॉइंट से पहला वाला सर्कल पास हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें पूछा है फाइंड द रेडियस ऑफ ईच सर्कल, तो हर सर्कल का रेडियस कितना हुआ, यहां से लेके यहां तक हुआ, और इसका भी यहां से लेके यहां तक हुआ, मतलब जो डिस्टेंस है उनके सेंटर के सेंटर बीच का वही उनका रेडियस है। इसके लिए मेरा ऑप्शन नंबर, मतलब जो आंसर आएगा वो 12 आएगा, मतलब रेडियस जो है दोनों ही सर्कल का वो 12 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में आप देखोगे तो 12 दिया हुआ है, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, दिस इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, क्लियर है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है, दिमाग का खेल है, देखो। और ये जो चीज मैं सॉल्व करा रहा हूं ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है आपको, लेकिन ये करने आना चाहिए, क्योंकि मान लो आपको कंसेप्ट पता ही नहीं है तो आप सॉल्व करके आंसर कैसे निकालोगे। क्या आप पीछे वाले से पूछोगे अपने, ए भाई इसका आंसर बता, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कौन सा ऑप्शन है, वो आप पूछोगे क्या, नहीं पूछोगे ना यार। तो कहीं ना कहीं अगर मैं एक प्रॉब्लम बताने की कोशिश करूं आपको कि आपको जो भी क्वेश्चंस दिए हैं उसको सॉल्व करने आना चाहिए। अगर आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो तो आपका आंसर निकलेगा, और वो आंसर को आपको ऑप्शन में चेक करना कि क्या वो आंसर दिए हैं, और अगर वो दिए हैं तो उसका सही जवाब आप लोग को मिल जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ सर्कल टचेस ऑल साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, चलो एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, इट टचेस ऑल साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में ड्रॉ करता हूं, मान लो इस प्रकार से, एक ये हो गया, ठीक है, एक ये लाइन हो गया, ठीक है, ये इस प्रकार से यहां टच हो रहा होगा, एक मिनट, इस प्रकार से यहां टच हो रहा होगा ये, और ये इस प्रकार से यहां टच हो रहा होगा, ठीक है। बाकी चीज को मिटा दो, बाकी चीज को मिटा दो, ये यहां से मिट गया, ये यहां से मिट गया, ये यहां से मिट गया, और ये, ठीक है, यहां से मिट गया, देखो ज्यादा ही मिट गया। देखो इसके लिए मैं स्केल का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर वो मिटता है तो पूरा मिट जाता है, दिक्कत यही है, ठीक है। देखो इस प्रकार से, तो यहां पे एक सर्कल है, ठीक है, यहां पे देखो क्वेश्चन भी हमारा मिट गया, इसीलिए मैं इसका ये वाले कमांड का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि देखो ये बोर्ड है ना, बोर्ड का कभी कभी छोटा मोटा ड्रॉबैक रहता है कि यार एक ही बार मिटाओ, मतलब पूरा जितना भी सिलेक्टेड रहता है वो सब मिट जाता है। इसके लिए मैं वो जो हमारा कमांड है ना, स्केल कमांड का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करता, ठीक है। चलो फिर भी खैर जाने दो, वो सब छोड़ो। एक सर्कल है, अब वो सर्कल चारों साइड से एक पैरेललोग्राम को टच कर रहा है, तो हमें पूछ रहा है कि ये पैरेललोग्राम क्या है, क्या वो एक रेक्टेंगल है। तो मुझे एक बात बताओ, ये पैरेललोग्राम आपको किसी भी एंगल से रेक्टेंगल दिख रहा है क्या? क्यों रेक्टेंगल नहीं? क्योंकि यहां पे ये साइड 90 डिग्री नहीं है, ये थोड़ा टेढ़ा है। स्क्वायर भी नहीं होगा क्योंकि 90 डिग्री नहीं है, मतलब रेक्टेंगल नहीं हो सकता, कहां गया अपना, रेक्टेंगल नहीं हो सकता, स्क्वायर नहीं हो सकता। ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम तो ऐसा होता है, ऐसा होता है ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम भी नहीं बचा रोम्बस, तो रोम्बस ही होगा क्योंकि ये शेप भी काइट जैसा दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दिस इज योर करेक्ट आंसर। वी कैन से दैट कि कभी भी कोई एक सर्कल अगर किसी भी पैरेललोग्राम के अगर बीचों बीच से पास होके और चारों साइड को बराबर टच करके जा रहा है, तो वो जो पैरेललोग्राम होगा वो रोम्बस होगा, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट, चौथा देखो, लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 12.5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड सर्कल डायमीटर। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। अब ट्रिकी मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे कि क्या बोल रहा है कि सबसे पहले एक मेरा सर्कल है, ये सर्कल को मैं ड्रॉ कर लेता हूं इस प्रकार से, ये मेरा क्या है? सर्कल है। अब ये सर्कल का एक सेंटर पॉइंट है, यहां पे सर्कल का क्या है? सेंटर पॉइंट है। अब ये सेंटर पॉइंट से एक डिस्टेंस है जो कि है 12 सेंटीमीटर का, माफ करना 12.5 सेंटीमीटर का, और इसका नाम समझ लो आप रख दो, ये सेंटर का नाम O रख दो, इसका नाम A रख दो। और क्या बोल रहा है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 12.5। तो ये जो डिस्टेंस है आपका, ये जो डिस्टेंस आपने ड्रॉ किया ये 12.5 है, ठीक है। और यहां पे इस पॉइंट से एक टेंजेंट जो है वो ड्रॉ किया हुआ है, टेंजेंट को ड्रॉ कर लो। टेंजेंट मतलब आप जानते ही हो, ये हो गया टेंजेंट,
ठीक है, और टेंजेंट होगा तो ऑब्वियसली यहां से O से इसको मैं कनेक्ट कर सकता हूं इस प्रकार से, ठीक है, तो इसका नाम रख दो B। अब अगर ध्यान से देखोगे, इस चीज को समझो थोड़ा सा, इस चीज को थोड़ा सा समझो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक ट्रायंगल बन गया, और ये ट्रायंगल में ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, क्यों? बिकॉज ऑफ टेंजेंट थ्योरम। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल OBA इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री है भैया? टेंजेंट थ्योरम। क्यों टेंजेंट थ्योरम? टेंजेंट थ्योरम क्या होता है? और आपको अगर ये चैप्टर का कंसेप्ट पता होगा, जो आपने अगर लेक्चर वीडियोस हमारे देखे होंगे तो आपको पता होगा, कभी भी रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है, मतलब दे ऑलवेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब रेडियस और उस सर्कल के टेंजेंट में, उस सर्कल का टेंजेंट जब रेडियस को टच करता है तो वो हमेशा 90 डिग्री परपेंडिकुलर पे टच करता है, तो वो 90 डिग्री होगा बाय टेंजेंट थ्योरम। तो हम लोग लगा सकते हैं इस ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल क्या नाम है? OBA। ट्रायंगल OBA के अंदर हम लोग क्या लगा सकते हैं? बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री आ गया, मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम लोग पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाइथागोरस के हिसाब से क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज द सम ऑफ द रिमेनिंग साइड्स पर। हाइपोटेनस कौन होगा? 90 डिग्री अपोजिट, मतलब OA मेरा हाइपोटेनस होगा, तो OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। और एक चीज पता है कि ये पूरा जो वैल्यू है, OA का जो वैल्यू है वो कितना है? 12.5 है, और ये जो टेंजेंट है इसका वैल्यू कितना दिया है? 12 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि OA का वैल्यू कितना है? 12.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का वैल्यू कितना है? OB का वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो OB निकल जाएगा यहां से, तो OB का स्क्वायर प्लस AB का वैल्यू मुझे पता है जो कि है 12 का स्क्वायर। तो 12.5 का स्क्वायर निकालो। 12.5 का स्क्वायर कितना आता है चेक करो। 12.5 मल्टीप्लाई बाय 12.5 करो, आपको वैल्यू मिल जाएगा फटाफट से। चलो 12.5 मल्टीप्लाई बाय 12.5 करो तो 156.25 आएगा, ठीक है। इसका वैल्यू जो आएगा 156.25 आएगा। ये 12 का स्क्वायर होता है 144, इधर लेके आ जाओ तो माइनस 144 हो जाएगा, और इधर इज इक्वल टू OB स्क्वायर बच जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों? यहां से मिलेगा आपको OB स्क्वायर का वैल्यू। OB स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा? 156 माइनस 156.25 माइनस 144 करो तो 12.25 आएगा। तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 12.25, जिसका वैल्यू आपको मिलेगा OB का, देयरफॉर OB विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 12.25। तो 12.25 का रूट निकालो, OB का वैल्यू आ जाएगा। तो 12.25 का रूट निकालोगे तो आपको मिलेगा 3.5। कितना मिलेगा? 3.5। अब ये कैसे निकाला मैंने? 12.25 मतलब अगर पॉइंट हट गया तो ये 1225 रहेगा, और 1225 का रूट होता है 35, तो बीच में एक पॉइंट है तो यहां पे बीच में पॉइंट आ गया, 3.5 आ जाएगा। अब ये OB क्या निकला? OB आपका रेडियस निकला। OB जो निकला है वो रेडियस निकला, तो रेडियस आ गया 3.5। लेकिन आपको निकालना क्या है क्वेश्चन में? फाइंड द सर्कल डायमीटर। तो रेडियस निकल गया तो डायमीटर भी निकल जाएगा, रेडियस का डबल होता है डायमीटर, तो डायमीटर का वैल्यू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3.5, जो कि आ जाएगा 7। तो ऑप्शन में 7 सेंटीमीटर है क्या? चेक करते हैं। ऑप्शन में 7 है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? क्लियर? तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। बस आखिरी के 2 क्वेश्चन फटाफट से कर लेते हैं, फिर हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ 2 सर्कल आर टचिंग एक्सटर्नली। देखो ध्यान से, 2 सर्कल है, मैं देखो रफली ड्रॉ कर रहा हूं मैं, क्योंकि यार इसका हम लोग को ड्रॉ करने का या फिर कैलकुलेशन करने का मार्क्स नहीं मिलता, हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करने का मार्क्स मिलता है, इसके लिए रफली ड्रॉ कर रहा हूं। तो 2 सर्कल एक्सटर्नली टच करवा दो, करवा दिया। ये एक सर्कल का सेंटर होगा, ये एक सर्कल दूसरे सर्कल का ये होगा। अब क्या बोल रहा है कि एक्सटर्नली टच कर रहा है, तो हमें पूछा है हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स ऑफ देम कैन बी ड्रॉन। मतलब इन 2 सर्कल में से कौन सा टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो आप? तो दोनों सर्कल पे टच होने चाहिए, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो एक टेंजेंट आप इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हो, देखो एक टेंजेंट यहां ड्रॉ हो गया, ठीक है, ये एक टेंजेंट हो गया। एक टेंजेंट तो यहां ड्रॉ हो गया जो दोनों सर्कल से टच होके जा रहा है। अब बताओ और कुछ ट्रायंगल यानी टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है क्या? दिमाग लगाओ थोड़ा सा। और कोई टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है, जो कि ये बीचों बीच से। तो अगर बीचों बीच से यहां पे एक लाइन अगर मैं पास कर दूं तो ये भी दोनों इससे टच होके जा रहा है ना। देखो अगर ध्यान से, थोड़ा लाइन टेढ़ी मेढ़ी बन रही है मेरी, लेकिन ध्यान से देखोगे तो ये भी एक टेंजेंट ड्रॉ होगा। मतलब कहीं ना कहीं इन 2 सर्कल से आप 3 टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हो जो दोनों सर्कल को टच करेगा। तो हमारा ऑप्शन मतलब आंसर क्या हो गया? 3 लाइंस, मतलब वी कैन ड्रॉ 3 टेंजेंट्स। तो ऑप्शन में 3 है क्या? बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मतलब हम लोग कोई भी 2 सर्कल से 3 कॉमन टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। समझ में आ गया? चलो 6th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या बोल रहा है? एंगल ACB इज इंस्क्राइब इन द आर्क ACB। देखो आपको ये इंस्क्राइब एंगल थ्योरम आपने पढ़ा होगा, अगर आपको याद आ रहा होगा, सर्कल चैप्टर में था, जो कि बहुत ही बेहतरीन चैप्टर में तो बोलूंगा, क्योंकि ये सर्कल एक ऐसा चैप्टर जो आप अगर अच्छे से समझ लोगे ना तो आपका ज्योमेट्री समझ लो बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि बहुत सारे लोग पता नहीं क्यों घबराते हैं ये चैप्टर का नाम सुन के, लेकिन है इजी चैप्टर, लेकिन इसमें फंडे बहुत है, इसको आपको लर्न रखना पड़ेगा। टेंजेंट्स थ्योरम, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम, टेंजेंट सीकेंट थ्योरम है, और भी बहुत सारी चीजें। अगर आपने लेक्चर वीडियोस देखा होगा तो आपको पता होगा, नहीं देखा है तो जाके चेकआउट कर लो, ठीक है। अब चलो इसको हम लोग सॉल्व कराएंगे। ध्यान देना, इस चीज को अच्छी तरीके से ध्यान देना, ये आपको बहुत इजी लगेगा दोस्तों। चलो
अब क्या बोल रहा है इसमें कि एंगल एसीबी इज इंस्क्राइब इन द आर्क एसीबी। तो आर्क एसीबी है तो कहीं ना कहीं सबसे पहले मैं आर्क बनाऊंगा, सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, एक सर्कल बनाऊंगा। इस प्रकार से एक सर्कल होगा। अब ये सर्कल में क्या होगा, एक आर्क होगा। क्या नाम है आर्क का, एसीबी। तो बना लो एसीबी। तो समझ लो कि सबसे पहले एक एंगल एसीबी इंस्क्राइब हो रहा है ना, तो एंगल बना दो एसीबी का इस प्रकार से। ये हो गया मेरा एक एंगल जिसका नाम होगा, ये पॉइंट को मैं नाम रख दूंगा ए, ये पॉइंट का नाम रख देता हूं मैं सी, और इस पॉइंट का नाम मैं रख देता हूं बी। तो ये क्या हो गया, एक एंगल हो गया जो कि एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब हो रहा है। और यहां पे दो आर्क है, एक तो ये बड़ा वाला आर्क एसीबी और एक ये छोटा वाला आर्क एबी। ठीक है, ये बना दिया। इसका सेंटर ओ है तो सेंटर बना दो ओ नाम का। ओके, इफ एंगल एसीबी का वैल्यू इज 65 डिग्री, मतलब ये एंगल जो दिया हुआ है, इस एंगल एसीबी का जो वैल्यू है वो 65 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, हमको पूछा है फाइंड द मेजरमेंट ऑफ आर्क एसीबी। तो ये जो ऊपर का आर्क दिख रहा है ये एसीबी वाला, इसका वैल्यू निकालना है। एक चीज आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, अगर नहीं आते तो फिर भी बता देता हूं कि कभी भी कोई भी एंगल अगर आपको निकालना होता है कोई भी आर्क के अंदर से, तो वो क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ एंगल एसीबी क्या हो जाएगा बताओ। मेजरमेंट ऑफ एंगल एसीबी, उसके नीचे जो भी आर्क बनता है, जिस वो एंगल से सबटेंड किया हुआ जो आर्क बनता है वो उसका हाफ होता है। यानी कि मेजरमेंट ऑफ एंगल एसीबी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क एबी। ठीक है, आर्क एबी, समझ में आ रहा है ये चीज। ठीक है, एंगल एसीबी दिया हुआ है कितना, 65 डिग्री इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क एबी। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे चाहिए आर्क एबी का वैल्यू, तो 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई पे 65 आने की 130 डिग्री, तो 130 डिग्री इज इक्वल टू आर्क एबी। तो आपका आर्क एबी का मेजरमेंट जो है वो आ गया। लेकिन आपको आर्क एबी का वैल्यू नहीं निकालना है, आपको एसीबी का वैल्यू निकालना है। तो आपका जो एबी आया ये नीचे वाला यानी माइनर आर्क का वैल्यू आया 130 डिग्री, आपको निकालना है ये बड़ा वाला एसीबी। तो कैसे निकालोगे, वी नो दैट टोटल सर्कल के अंदर कितने डिग्री होती है 360। तो आप क्या करो, मेजर में से 360 में से माइनस कर दो जो कि है 130, कितना हो जाएगा। अब देखो मैं स्टेप्स नहीं लिख रहा हूं क्योंकि स्टेप्स का मार्क्स नहीं मिलने वाला इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि ये चूज द करेक्ट ऑप्शन है। आपको बस ऑप्शन चेक करना होता है, बस आंसर निकालना है। तो 360 में से 130 माइनस करो, कितना बचेगा, 60 में से 30 गया 30 और 3 में से 1 गया तो 230 डिग्री आपका आंसर आएगा। तो चलो ऑप्शन में देखो 230 डिग्री दिया है क्या, देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी जो है ये है 230 डिग्री, मतलब यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो देखो ये जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और आपको आंसर चूज करना होता है। लेकिन आंसर मुंह उठा के चूज नहीं कर सकते, उसको सॉल्व करना पड़ेगा बकायदा। आपको पता होना चाहिए उसका कॉन्सेप्ट, तभी तो आप सॉल्व करके करेक्ट आंसर निकाल के और करेक्ट ऑप्शन को चूज कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 1A में 4 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, चाहे वो अलजेब्रा हो चाहे ज्योमेट्री हो। तो अभी ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 1A में पूछने के चांसेस है। तो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। और जैसे मैंने बोला कि हम वीडियोस बहुत बड़े बड़े नहीं बना रहे, आराम से बना रहे हैं। तो आज हमने टोटल 6 एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया। इसी के साथ आज का वीडियो में एंड करता हूं, लेकिन अगला लेक्चर जो आएगा लेक्चर नंबर 2, उसमें हम लोग और भी बहुत सारे जो बचे हुए एग्जांपल से वो डिस्कस करेंगे, चाहे वो एमसीक्यूज के हो चाहे वो और भी क्वेश्चंस के हो। तो आज का वीडियो में एंड करता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा है, पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।